देखिए, बंगाल जो है हमेशा से भारत का दिल और उसके विचारों का जन्म स्थल रहा है। ये वही धरती है जहां 1772 में ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने अपनी पहली कैपिटल बनाती है और नाम दिया जाता है कलकत्ता। लेकिन बंगाल केवल राजधानी नहीं होता है, ये पूरे भारत का इंटेलेक्चुअल इंजन था। देखिए, पहला मॉडर्न यूनिवर्सिटी हो या भारत का पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर द बंगाल गजट हो, यहीं से निकलता है और बंगाल से ही शुरू होता है वो सोच जो भारत को आजादी तक लेके जाता है। बंगाल से ही राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के खिलाफ आवाज उठाते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दांव पे केवल लड़कियों की शिक्षा के लिए लगा देते हैं, और यहीं से हमारे रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के लिए राष्ट्रगान भी लिखा। बंगाल वो जगह थी जहाँ कलम और तलवार दोनों एक साथ चलते थे, लेकिन इसी बंगाल ने देखा जहाँ कविता थी वहाँ नफरत उगने लगे, और 1946 आते आते बंगाल वो धरती बन जाती है जहाँ इंसानियत का इम्तिहान होने वाला था। जिन्ना का वो डायरेक्ट एक्शन डे जिसे आज भी पढ़ के रूह कांप जाती है। इस पूरे घटना चक्र को समझने के लिए कुछ पीछे के दशकों में चलते हैं। विभाजन का नींव किसने रखा और इसके पीछे का षड्यंत्र क्या था। देखिए, कहानी जो है शुरू होती है इंग्लैंड के छोटे से गांव केडस्टोन में, जहां जन्म होता है एक लड़का जॉर्ज कुर्जन की। कुर्जन जो था पढ़ने लिखने में तेज था। ऑक्सफोर्ड के बैलियल कॉलेज में हिस्ट्री और पॉलिटिक्स की पढ़ाई करी थी, और कॉलेज में ही उसके अंदर एक विचारधारा का जन्म होता है। उसका मानना था कि ब्रिटेन रूल्स बिकॉज इट इज बोर्न टू रूल। कुर्जन ने पूरे दुनिया को सिविलाइजिंग मिशन के चश्मे से देखना प्रारंभ कर चुका था। उसके लिए अंग्रेज का राज सिर्फ सरकार नहीं था, एक जिम्मेदारी थी अनसिविलाइज्ड समझे जा रहे देशों को सुधारने की। उसने लिखा था, टू मी इंडिया इज द ग्रेटेस्ट ज्वेल ऑफ द क्राउन एंड आवर ड्यूटी इज टू पॉलिश इट टिल इट शाइन्स अंडर द ब्रिटिश लाइट। पर इस लाइन के पीछे था एक घमंडी मानसिकता कि अंग्रेज के बिना भारत कुछ नहीं है। कुर्जन खुद को एम्पायर का सर्जन समझता था, जहाँ दर्द दिखे वहीं छुरी चलानी है, चाहे खून ही क्यों ना निकले। कुर्जन जो है भारत को राष्ट्र समझता ही नहीं था। उसके नजर में भारत बस राजा, प्रजा और अलग अलग लोगों का जोड़ था, जिसे गवर्न करने लायक कॉलोनी मानता था। उस टाइम पे ब्रिटिश लोग सोचते थे कि भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन अलग अलग कौमें हैं, इसलिए भारत कभी भी एक देश नहीं बन सकता। और इसी सोच का फायदा उठाकर उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी बनाई। देखिए, जब कुर्जन 1899 तक इंडिया आता है, उस समय हिंदुस्तान बदलने लग गया था। ब्रिटिश सोच रहे थे कि वहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी सब कुछ संभाल रहे हैं, लेकिन असल में भारत में सोचने की सिलसिला जो थी वो शुरू हो चुकी थी। बंगाल तब देश का दिल था, कलकत्ता ब्रिटिश इंडिया की कैपिटल और नए विचार का जन्म स्थल। यहाँ से कांग्रेस के नेता निकले सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बिपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष, जिन लोगों ने पहली बार कहा ब्रिटिश राज हम पर एहसान नहीं है बल्कि बोझ है। बंगाल के स्कूल और कॉलेजों में छात्र जाग रहे थे, प्रिंटिंग प्रेस से पत्र निकाले जा रहे थे। जो लोग के दिल में सवाल भर रहा था, हम पराये हुकुम के नीचे क्यों हैं। देखिए, कुर्जन को ये सारे चीज दिखने लग गए थे। उसने महसूस किया कि ये बंगाल समस्या बन रहा है। अब कुर्जन का पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होता है। वो बंगाल को जगह कम और आजादी की सोच ज्यादा पा रहा था। उस टाइम पे बंगाल बहुत बड़ा था। ये जो आज के बांग्लादेश, बिहार और उड़ीसा, ये सब मिल के ही बंगाल बनाते थे। ब्रिटिश का कहना था कि इट्स टू वास्ट टू गवर्न, पर असल बात ये थी कि इट्स टू यूनाइटेड टू कंट्रोल। कुर्जन ने देखा कि हिंदू और मुस्लिम दोनों कांग्रेस के मीटिंग में आ रहे हैं, स्वदेशी सामान खरीदे जा रहे हैं, एक ही आवाज में बोल रहे हैं वंदे मातरम। ये एकता उसके एम्पायर के लिए खतरा था। और तब कुर्जन के दिमाग में एक कुरफाती आइडिया आता है कि अगर बंगाल को तोड़ दिया जाए तो भारत का ये दिल कभी एक सुर में नहीं दिखेगा। डिवाइड एंड रूल उसने इसी वक्त लिखा, लेकिन पब्लिक को समझाया जाता है कि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म है। और 16 अक्टूबर 1905 को एक रेड लाइन मैप के साथ साथ लोगों के दिल में भी खींच दी जाती है। बंटवारे में बनाया जाता है। मुस्लिम मेजोरिटी जो थी उसको ईस्ट बंगाल और असम के साथ दे दिया जाता है, जिसकी कैपिटल ढाका बना दी जाती है। और ईस्ट बंगाल जिसमें हिंदू मेजोरिटी थी, उसकी कैपिटल कलकत्ता को ही सेम रखी जाती है। अब होता यह है कि जैसे ये न्यूज स्प्रेड होने लगती है पब्लिक के बीच, तो लोग सड़क पे उतर जाते हैं, वंदे मातरम के नारे लगने चालू हो जाते हैं। कलकत्ता के बाजारों में लोगों ने ब्रिटिश कपड़े जला दिए, स्टूडेंट्स ने ब्रिटिश स्कूल छोड़ दिए, स्लोगन गूंजने लगे,
वंदे मातरम, बाइकॉट ब्रिटिश गुड्स। देखिए इस टाइम तक स्वदेशी मूवमेंट जन्म ले चुका था। लोग अपने हाथ से बने कपड़े पहनने शुरू कर चुके थे, लोग रैलियां निकाल रहे थे और ये जो स्लोगन था वंदे मातरम, ये सिंबल ऑफ रेसिस्टेंस बन गया था। ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश ने रोका नहीं, अंग्रेज ने खूब रोकने की ट्राई करा, अरेस्ट करा, लाठी चार्ज किए गए, मीटिंग पे बैन लगा दिए गए और सेंसरशिप तक भी लगाया गया था। ये सब चीजें कॉमन हो गई थी उन दिनों। ऑलमोस्ट 2 साल हो गए थे, उसके बावजूद प्रोटेस्ट रुकने का नाम नहीं ले रहा था। इस बीच 1907 में कांग्रेस स्प्लिट हो जाती है। एक तरफ सुरेंद्रनाथ बनर्जी और गोखले जैसे नेता जो मॉडरेट थे, ये लोग चाहते थे कि प्रोटेस्ट पीसफुली हो, और दूसरी तरफ तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंदो जो थे वो ऐसे नेता थे जो एक्शन में बिलीव करते थे। मतलब ये लोग एक्सट्रीमिस्ट थे। देखिए होता ये है कि इतना ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट, पॉलिटिकल स्ट्रेस होने के कारण ब्रिटिशर्स पीछे हट जाते हैं और फाइनली 12 दिसंबर 1900 को किंग जॉर्ज पर्सनली 2 डिसीजन अनाउंस करता है। पहला ये था कि बंगाल पार्टीशन को कैंसिल कर दिया गया है और कलकत्ता जो ब्रिटिश इंडिया की कैपिटल था उसको भी दिल्ली शिफ्ट किया जाएगा। देखिए ब्रिटिशर्स जो कैपिटल शिफ्ट करने वाली बात जो करी वो सोची समझी मूव थी। अंग्रेज चाह रहे थे कि कलकत्ता से कैसे भी करके पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कम किया जाए, जिससे होगा ये कि कलकत्ता बेस्ड जो नेशनलिज्म थी वो कमजोर पड़ने लग जाएगी। हालांकि बंगाल दोबारा यूनाइट हो गया था, पर ये जो कॉमनल गैप हिंदू और मुस्लिम के बीच क्रिएट हुआ था वो अब भी जारी ही था और यही आगे जाके 1947 में पार्टीशन ऑफ इंडिया का मेन रीजन बनता है। आपको लग सकता है कि अब तो बंगाल रीयूनाइट हो गया है तो सारी चीजें बैक टू नॉर्मल हो गई होंगी, लेकिन एक्चुअल में अब तो स्टार्ट हुई है। देखिए अभी तक तो जिन्ना और महात्मा गांधी की एंट्री तक नहीं हुई है। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। 1916 के लखनऊ पैक्ट में होता यह है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने मिलकर एक पैक्ट साइन किया। ये जो मुस्लिम लीग है 1906 में ही पार्टीशन के समय पे कुछ मुस्लिम नेताओं के द्वारा बना दी जाती है। इस लीग का एक ही कंसर्न होता है कि अगर सब चीजें कांग्रेस के कंट्रोल में हैं और बेशक कांग्रेस हिंदू मेजोरिटी में थे तो मुस्लिम के राइट को कौन उठाएगा। और होता भी यही है कि 1909 में ब्रिटिश ने मुस्लिम्स के लिए अलग सीट और वोटर लिस्ट जारी कर देता है। आप यहाँ से इंटरप्रेट कर सकते हैं कि अब कॉमनल पॉलिटिक्स का लीगल स्टाम्प मिल चुका था और लखनऊ पैक्ट में दोनों ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग स्वीकार करते हैं कि मुस्लिम को अलग इलेक्टोरेट मिलेगा और दोनों मिल के ब्रिटिश पे प्रेशर डालेंगे। लेकिन ये यूनिटी ज्यादा दिन तक चल पाती नहीं है। देखिए जब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद कांग्रेस और गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया था और इससे होता यह है कि खलीफत मूवमेंट थी वो कोलैप्स कर जाती है। लेकिन इस कोलैप्स के बाद मुस्लिम में गुस्सा, कंफ्यूजन और इमोशनल ब्रेकडाउन बढ़ने लगा। मुस्लिम को लगने लगा कांग्रेस ने उनका यूज किया है और फिर छोड़ दिया है। इस वजह से मुस्लिम के बीच एक सोच पैदा हो जाता है कि अगर हिंदू लीडरशिप हमारे इशू को नहीं समझ सकता तो हमें अपना सेपरेट पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बनाना होगा। इस वजह से कई मुस्लिम कांग्रेस से अलग हो जाते हैं और मुस्लिम लीग में वापस लौट जाते हैं। लेकिन अब मुस्लिम लीग का टोन जो था वो बिल्कुल अलग हो जाता है। अब वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं मांग रहे थे बल्कि मुस्लिम आइडेंटिटी और सिक्योरिटी के लिए लड़ रहे थे। देखिए खलीफत का सपना एकता का था पर इसका एंड अलगाव में हुआ और यही डिस्प्यूट आगे जाकर 1930 में जिन्ना का वापस आना मुस्लिम लीग का रिवाइवल का फाउंडेशन बन जाता है। देखिए 1920 के एंड तक जिन्ना पॉलिटिक्स से थक चुके थे, वो लंदन चले गए, अपनी बैरिस्टर में बिजी हो गए। उन्हें लगता था इंडिया की पॉलिटिक्स होपलेस क्योर्स बन गई है। लेकिन ईयर होता है 1934 का जब आलम इकबाल और कुछ मुस्लिम लीडर्स ने उन्हें लेटर लिखा। कहा गया कि मुस्लिम को एक लीडर की आवश्यकता है और फिर जिन्ना ने वापस आने का फैसला किया। जब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो ब्रिटिश ने एक नया लॉ पास किया 1935 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो प्रोविंसेस को इलेक्शन का अधिकार दे देता है। और जब 1937 के इलेक्शन होता है तो कांग्रेस ने बहुत सीटों पे गवर्नमेंट बनाई लेकिन मुस्लिम लीग ने सिर्फ कुछ ही जगह पे अपनी जीत पक्की करी और इस हार ने जिन्ना को अंदर से झकझोर दिया और उन्हें अब सोचने पे मजबूर कर दिया कि अब ये जो इलाइट पॉलिटिक्स है इससे काम नहीं चलेगी, जनता तक पहुंचना पड़ेगा। और जब 1937 आता है तो ये साल जिन्ना के लिए बिल्कुल टर्निंग पॉइंट साबित होती है। 1937 के बाद जिन्ना ने मुस्लिम लीग का पूरा स्ट्रक्चर ही बदल दिया। अब उनका फोकस क्लियर था, मुस्लिम को अलग पॉलिटिकल आइडेंटिटी दिलाना। उन्होंने कहा हिंदू एंड मुस्लिम्स आर टू डिस्टिंक्ट नेशंस विद डिफरेंट रिलीजियस कल्चर्स एंड आइडियल्स। और यही टू नेशन थ्योरी आगे जाके पाकिस्तान मूवमेंट की फाउंडेशन बन जाती है। ये जो लाहौर रिजोल्यूशन 1940 का था एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है मुस्लिम पॉपुलेशन पे। 22 से 24 मार्च 1940 लाहौर के मिंटो पार्क में मुस्लिम लीग का सबसे बड़ा अधिवेशन होता है। यहाँ जिन्ना ने कहा मुस्लिम आर नॉट माइनॉरिटी, वी आर अ नेशन। और इसी रिजोल्यूशन में मुस्लिम मेजोरिटी रीजन्स के लिए इंडिपेंडेंट स्टेट की डिमांड रखी गई। और जब मुस्लिम लीग बंगाल में पकड़ बनाने लगी तो बंगाल का पॉलिटिक्स ग्रेजुअली कॉमनल लाइंस में डिवाइड हो जाता है। होता यह है कि इस रिजोल्यूशन के बाद पॉलिटिकल टेंशन जो थी वो पीक पे चली जाती है। कांग्रेस
कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच नेगोशिएशन चल रही थी, लेकिन दोनों का पर्सपेक्टिव बिल्कुल ही अलग था। मुस्लिम लीग अड़े हुए थे कि इंडिया में मुस्लिम के लिए पॉलिटिकल सेफगार्ड और ऑटोनॉमी होनी चाहिए, जबकि कांग्रेस यूनिफाइड इंडिया में मेजोरिटी रूल पे फोकस कर रही थी। देखिए, एक तरफ तो ये चीजें इंडिया में हो रही थी, लेकिन दूसरी तरफ वर्ल्ड वार 2 के कारण ब्रिटिश इंडिया की इकोनॉमी जो थी वो बिल्कुल खराब हो चुकी थी और पॉलिटिक्स तो ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स हो ही गई थी। कांग्रेस ने वार के स्टार्टिंग में ही ब्रिटिश को क्लियर कर दिया था कि उनसे कोई भी सपोर्ट नहीं चाहिए, लेकिन मुस्लिम लीग अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन बनाए रखा और यही वो पॉइंट होता है जब मुस्लिम के लिए पॉलिटिकल बार्गेनिंग के मौके बढ़ जाते हैं। 1945 से 1946 के इलेक्शन में जितने भी मुस्लिम प्रोविंसेस थे उसमें लीग को क्लियर मेजोरिटी मिलती है और ये विक्ट्री जिन्ना के लिए प्रूफ था कि मुस्लिम अलग पॉलिटिकल आइडेंटिटी चाहते हैं। और 1946 के कैबिनेट मिशन भी फेल हो जाता है। मुस्लिम लीग को समझ आने लग गया था कि बिना मास डिमॉन्स्ट्रेशन के ब्रिटिश या कांग्रेस उनकी डिमांड सीरियसली नहीं लेंगे और मोहम्मद अली जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे अनाउंस कर दिया। देखिए, उस समय तो किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि एक्चुअल में डायरेक्ट एक्शन डे है क्या, और कांग्रेस को वार्निंग भी दिया जाता है, हम युद्ध नहीं चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं तो हम बिना हेजिटेशन के आपकी चुनौती स्वीकार करते हैं, हम या तो भारत को डिवाइड करेंगे या भारत को बर्बाद कर देंगे। ये एक गंभीर पॉलिटिकल गैम्बल थी। जिन्ना ब्रिटिश और कांग्रेस को ये दिखाना चाहते थे कि मुस्लिम लीग बिना उनके सरकार नहीं चला सकती। वो पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ स्ट्रेंथ चाहते थे, लेकिन कलकत्ता जैसे कॉस्मोपॉलिटन शहर में डायरेक्ट एक्शन का मतलब क्या होगा, इसका अंदाजा शायद उन्हें भी ना था। 16 अगस्त की सुबह कलकत्ता में जनरल स्ट्राइक हड़ताल चल रही थी। लोग जुलूस निकाल रहे थे। लीग के नेता और बंगाल के चीफ मिनिस्टर हुसैन सोहरावर्दी ने लोगों को संबोधित किया। भाषण के बाद जुलूस शहर की गलियों में निकल पड़ा। आग लगने को तैयार थी। हुसैन साहब ने सरकारी मशीनरी को न्यूट्रल कर दिया था। पुलिस को कोई खास हुक्म नहीं दिया जाता है। सोहरावर्दी ने सरकारी मशीनरी को न्यूट्रल कर दिया था। पुलिस को कोई खास हुक्म नहीं दिए गए थे। जोश में भरे जुलूस ने जब शहर की उन इलाकों में प्रवेश किया जो प्रीडोमिनेंटली हिंदू मेजॉरिटी थे, तो एक दूसरे को देखकर ही वायलेंस शुरू हो गई। पहले पत्थर फेंका गया, फिर लतियां और फिर तलवारें निकल आई। सेम इंसिडेंट को द ग्रेट कलकत्ता किलिंग के नाम से भी जाना जाता है। जब दिन ढलने लगे तो कलकत्ता एक नर्क बन चुका था। गलियां लाशों से बिस चुकी थी। कोई हिंदू कोई मुसलमान, ये फर्क महंगा पड़ रहा था। मरेंगे और मारेंगे का जुनून छा गया था। लोग अपने पड़ोसियों पर टूट पड़े। दुकानों को लूट लिया गया। मंदिरों और मस्जिदों को आग लगा दी जाती है। कोई बचाव करने वाला नहीं था। पुलिस या तो बेबस थी या फिर बाइश थी। 4 दिन तक ये खून खराबा चलता ही रहता है, कंटिन्यूअस। हमने अपना दरवाजा बंद कर लिया था। बाहर से चीखने की आवाजें आ रही थी, अल्लाह अकबर, हर हर महादेव। फिर आग लगने की आवाज। हम सांस तक नहीं ले रहे थे। 4 दिन बाद जब बाहर निकले तो सारी गली लाशों से भरी थी, कुछ पहचान के, कुछ अनजान। वो बदबू आज भी मेरे दिमाग में है। देखिए, वायलेंस इतनी भयंकर थी कि ब्रिटिश आर्मी को फाइनली 4 दिन बाद बीच में आना पड़ता है। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आंकड़ों के हिसाब से 5000 से 10,000 लोग मारे गए। 1 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो जाते हैं। कलकत्ता जो कभी कल्चर और तरक्की का मरकज हुआ करता था, वो हत्या और नफरत की निशानी बन चुकी थी। लेकिन ये खत्म नहीं होता है। कलकत्ता की आग पूरे हिंदुस्तान में फैल जाती है। अक्टूबर 1946 में नुआ खलीफ, जो अभी बंगाल में है, वहाँ के जो मुस्लिम थे, उन्होंने हिंदुओं पे बहुत भयंकर हमले किए। उसके बदले में नवंबर में बिहार में लिया गया, जहाँ हिंदुओं ने मुस्लिम का कत्लेआम किया। ये एक ऐसी लहरी बन गई थी कि ये चीख चीख कर बोल रही थी कि अब पार्टीशन सिर्फ एक पॉलिटिकल रियलिटी नहीं है, बल्कि एक डरावनी जरूरत बन चुकी है। रिसर्चर्स का कहना है डायरेक्ट एक्शन डे ने सबसे खतरनाक प्रेसिडेंट सेट कर दिया। ये मैसेज क्लियर हो गया कि मैस वायलेंस एक ऐसी चीज है जिसके थ्रू आप पॉलिटिकल डिमांड्स मनवा सकते हैं। इसने कम्युनल लाइंस को इतना गहराई से खरोच दिया कि अगस्त 1947 की ट्रेजेडी की राख इसी दिन से तैयार हो गई थी। डायरेक्ट एक्शन डे वो टर्निंग पॉइंट था जिसने बतला दिया कि एक साथ रहना मुमकिन नहीं,
इसने वो दौर शुरू कर दिया जहां ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन की बात होने लगी। जिन्ना का वो पिस्तौल छूट गया था जिसकी गोली सारे हिंदुस्तान को लगी। 1 साल के अंदर देश 2 टुकड़ों में बट जाता है और इसके साथ दुनिया की हिस्ट्री की सबसे बड़ी पोस्ट माइग्रेशन और कॉम्युनल हिंसा शुरू हो गई, जिसमें 10 से 15 लाख लोग मारे गए और 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग अपने घर बार छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। कलकत्ता की मिट्टी ने जो खून सूखा वो आज भी हमारे कलेक्टिव मेमोरी में है। ये सिर्फ एक रायत नहीं थी, ये एक सिविल वॉर का पहला चैप्टर था। आज भी जब हम इंडिया पाकिस्तान के रिश्तों पर बात करते हैं तो उसकी जड्डियाँ 16 अगस्त 1946 की गलियों में पड़ी हुई। और फाइनली जून 1947 का फैसला आता है। ब्रिटिश ने कहा पंजाब और बंगाल को बंटवारा होगा। असेंबली के मेंबर्स ने वोटिंग करी। पूर्वी बंगाल ने पाकिस्तान के लिए वोट दिया, पश्चिमी बंगाल ने इंडिया के लिए वोट दिया। अब जल्दीबाजी में एक अंग्रेजी वकील को भेजा जाता है जिसका नाम रेडक्लिफ होता है। उसने कभी भी इसके पहले इंडिया में कदम नहीं रखे थे, फिर भी उसे ये काम 5 सप्ताह में करने के लिए अल्टीमेटम दे दिया जाता है और वो केवल मैप पे ही रेड लाइन से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं और पार्टीशन कर देते हैं और उस दिन बंगाल की बंटवारा हो जाता है। तो ये थी पूरी पार्टीशन की कहानी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए और मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।